जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार तड़कता भड़कता ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां मैं बात करूंगा केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज क्या है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने लक्ष्य को अगर आपने निर्धारित कर लिया है तो देर मत करो, उसके प्रति लग जाओ, लगन दिखाओ। आज नहीं तो कल लक्ष्य आपके पास जरूर होगा। तो दोस्तों, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य है तो मेहनत मांगेगी और मेहनत आपको लगातार करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपकी पहली खबर क्या है। इंडिया ने साइन किया है एफटीए टॉक्स, TOR विद जीसीसी, यानी कि भारत ने जीसीसी के साथ एफटीए वार्ता की सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए ये होता क्या है। एफटीए का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को कहते हैं। अब एक किस तरीके का एग्रीमेंट होता है? किसी देश में अगर मैं अपना सामान बेचना चाहूं तो वो मुझ पे टैक्स नहीं लगाएगा, और वो अपना सामान मुझ पे मेरे देश में यानी कि भारत में बेचना चाहता है तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। अब इसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होनी चाहिए ना, कुछ शर्तें होंगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जो आप यहां पे देख रहे हो उसके बारे में जानते हैं। तो एक ग्रुप है जीसीसी, उसके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों पे बातचीत शुरू हो चुकी है। तो जीसीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? गल्फ। जीसीसी का मतलब क्या होता है? गल्फ। ठीक है बच्चों, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी गल्फ, गल्फ कॉपरेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है बच्चों, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहते हैं जीसीसी को, याद रखेगा। तो जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ फ्री एग्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट? जीसीसी के साथ हम लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब जीसीसी में कितने देश हैं? ठीक है, बोल दो लेक्चर में हूं। जीसीसी में कितने देश हैं? तो याद रखना 6 देश हैं। जीसीसी में 6 देश हैं, यानी कि एक साथ इन 6 देशों के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो 6 देशों में आप सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पे देखोगे सऊदी अरेबिया इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, कुवैत इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, बहरीन इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, कतर मिल जाएगा इसमें आप लोगों को, यूएई मिल जाएगा इसमें आप लोगों को, और ओमान मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये टोटल 6 देशों का ग्रुप है जिसको हम लोग जीसीसी कहते हैं। क्लियर बच्चों? भारत आज की डेट में चाहता है कि उसके पास एनर्जी के जो सेक्टर्स है ना, अलग अलग देशों से आए, यानी कि अलग अलग देशों से उसके पास तेल आए, अलग अलग देशों से उसके पास नेचुरल गैस आए। इसलिए भारत यहां पर कोशिश कर रहा है कि भैया हम डाइवर्सिफाई करें अपनी जरूरतों को। तो भारत ने जीसीसी के साथ औपचारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए की वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों यानी TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 देशों में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। याद रखना, पीयूष गोयल जो है इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। जबकि जीसीसी प्रमुख, जीसीसी के जो प्रमुख है, चीफ है, यानी कि रजा अल मारजूकी, रजा अल मारजूकी जो है जीसीसी के प्रमुख हैं। और भारत की तरफ से कौन? पीयूष गोयल बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना। भाई, भारत की तरफ से जो नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे भाई साहब, वो कौन है? भारत की तरफ से बातचीत करेंगे बच्चों, वो कौन है? अजय। ठीक है, अजय भाड़ू सर है। अभी इसमें नाम शायद नहीं लिखा हुआ, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग याद रखना, अजय भाड़ू सर है, वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल बात नहीं करेंगे। ठीक है, याद है, भारत की तरफ से पीयूष गोयल सिर्फ और सिर्फ क्या है? मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन अजय भाड़ू सर है, वो बात करेंगे भारत की तरफ से, यानी कि चीफ नेगोशिएटर के रूप में आप उनको देखोगे। यहाँ पे नाम देख रहा था, मुझे नहीं मिला, बट आप लोग याद रखना, अजय भाड़ू साहब। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो ये ओवरऑल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। अब देखते हैं कहां तक बात पहुंचती है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जा रहा है, यानी कि विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह। अभी देखिए यहाँ पे 2010 में एक कॉन्सेप्ट आया था। 2010 में एक कॉन्सेप्ट आया था। जॉर्डन के जो किंग थे, जॉर्डन के जो किंग थे, किंग अब्दुल्ला टू, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। किंग
अब्दुल्ला टू, ठीक है बच्चों, अब्दुल्ला टू ने कॉन्सेप्ट दिया था। और जो वहां के प्रिंस थे उन्होंने, इन दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया था कि यार देखो हम धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, तो हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, यानी कि सभी भगवान के बंदे हैं, सभी को यहाँ पर मिल बांट के रहना चाहिए। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, कौन सा, वर्ल्ड, कौन सा, वर्ल्ड इंटरफेथ, ठीक है बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया, तो वर्ल्ड, वर्ल्ड इंटरफेथ, ठीक है बच्चों, वर्ल्ड इंटरफेथ, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, ठीक है बच्चों, कौन सा, हार्मोनी वीक, याद रखना, यानी कि एक हफ्ता हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, सभी धर्मों के लोगों को अपनाएंगे। और ये कब से कब तक चल रहा है, तो 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में चल रहा है। क्लियर पॉइंट, ये बच्चों याद रखना। तो 2010 में कॉन्सेप्ट उठा था, तो 2010 में यूनाइटेड नेशन ने इसे मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन 2011 से पहली बार इसे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ, 2011 से पहली बार इसे हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे थे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। तो आप लोग देखोगे यहां पर एक कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करने की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब 2010 में जो कॉन्सेप्ट आया था ना, तो वो कौन सा सेशन था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 165वां सेशन था, ठीक है, याद रखना, 1 मिनट में, ठीक है, क्या 165वां नहीं, ठीक है, 65वां सेशन आप लोग यहाँ पे देखोगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, 65वां सेशन आप लोग यहाँ पर देखोगे। क्लियर पॉइंट, 65वां सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फैसला लिया गया कि भैया हम लोग 2010 में फैसला लिया गया कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में हम लोग क्या मनाएंगे, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाएंगे, यानी कि इसमें हम नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार फैलाने की कोशिश करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, पहली बार 2011 में इसको मनाया गया था। क्लियर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2026 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 2007 की अ कमांड वर्ल्ड पहल से उत्पन्न हुआ। याद तक ये शब्द जो है ना, अ कॉमन, नॉट कमांड, ठीक है, अ कॉमन वर्ड, अ कॉमन वर्ड, याद रखना, ये कॉमन वर्ड 2007 में आया था, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2011 में किया था, ठीक है। 2010 में इसको शुरू, 2010 में 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावित पहली बार 2011 में मनाया गया, पहली बार। वैश्विक स्तर पर शांति, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, अहिंसा और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, यानी कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं करने, पड़ोसियों के साथ जमीन के मामले में लड़ाई नहीं करनी है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क, इबादत के साथ रहना चाहिए। यह सप्ताह इसलिए मनाया जाता है। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अगली जो न्यूज है वो क्या कहती है, कर्नाटका ने इंट्रोड्यूस किया है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम, यानी कर्नाटका ने स्वचालित संपत्ति, स्वचालित संपत्ति परिवर्तन, याद रखना, स्वचालित संपत्ति परिवर्तन प्रणाली पेश किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप लोग पहले जमीन खरीदते थे ना, तो एक म्यूटेशन, या जमीन खरीदना आप लोगों ने, ठीक है, एक म्यूटेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था आप लोगों को। यानी कि मान लीजिए मैंने किसी से जमीन खरीदा, तो उसका मालिक तो मैं हो गया, लेकिन सरकारी कागजों में मुझे अपना नाम दर्ज कराने के लिए कि ये जमीन मेरी है, उसके लिए मुझे एक म्यूटेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था। क्या, म्यूटेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था। अब ये जो म्यूटेशन एप्लीकेशन है बच्चों, आप लोग क्या देखोगे कि इसमें हम फाइल करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक हो गया है। अब इसको हम लोगों ने ऑटोमेटिक कर दिया है, ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा, स्वचालित, स्वचालित हो गया है। यानी कि अब जैसे ही आपका उधर जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ, वैसे ही आपके नाम पे ऑटोमेटिक, ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके नाम पे वो जमीन चढ़ जाएगी सरकारी रिकॉर्ड में। इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि जो झगड़े हैं, वो कम हो जाएंगे अपने आप ही। इसमें देखना जो मन मुटाव है, ठीक है, झगड़े हैं, मन मुटाव है, वो कम हो जाएंगे। बंदा अपनी जमीन पे लोन ले सकता है, बंदा अपनी जमीन का डिसीजन ले सकता है, यानी कि भाई अचानक एक, मतलब बहुत जल्दी आपके नाम पे चढ़ जाएगी, तो आप लोग फैसला ले सकते हो, झगड़े भी नहीं होंगे। भारत वो देश है जहां पे जमीन से रिलेटेड सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं भाई साहब, तो सारे के सारे झगड़ों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो कर्नाटका ने ये सिस्टम शुरू कर दिया है, और कर्नाटका की एक भूमि करके योजना है, ठीक है, भूमि करके योजना है, भूमि पोर्टल जो है, याद रखना, भूमि पोर्टल है, ठीक है, इस पे जमीनों की पूरी कागजात अपलोड किए जाते हैं। तो ये भूमि पोर्टल पर ही जमीनों के कागजात अपलोड किए जाएंगे। इधर आपने जमीन खरीदा, भूमि पोर्टल ऑन करके देखिए, विद इन अ सेकंड उसी टाइम आपका नाम इसमें दिखाई दे देगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, कर्नाटका ने एक स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली शुरू किया है, यानी खुद ही हो जाएगा सब कुछ, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है म्यूटेशन के लिए। ठीक है, जो पंजीकरण को भूमि पोर्टल से जोड़ता है, जिससे तत्कालिक स्वामित्व अपडेट संभव हो गए, यानी कि तत्कालिक उसी टाइम आपका
ऑनरशिप, यानी कि जो आपका स्वामित्व है अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, देरी कम हुई है और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। पारदर्शिता मतलब जो ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी बोले तो अब यहाँ पे फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। कोई अगर आप ऑफिस में जाते हो ना, जब मैनुअल होता है तो मैनुअल में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, भैया 2,000 रुपए दो, 3,000 रुपए दो। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार जमीन खरीदा, जमीन आपके नाम पे ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देख लेते हैं एनसीडीसी स्ट्रेंथन्स कोऑपरेटिव सेक्टर्स थ्रू की स्कीम्स। अभी देखिए, एक एनसीडीसी है, याद रखना, एनसीडीसी 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 का मतलब क्या होता है बच्चों? नेशनल कोऑपरेटिव। एनसीडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव, ठीक है बच्चों, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन इसका मतलब होता है, ठीक है, याद है, कॉर्पोरेशन। ये क्या करते हैं? जो हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ना, उसको बढ़ावा देते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, याद रखना, कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर आपको पता है ना, सहकारिता, इसका मतलब क्या होता है? सहकारिता। सहकारिता इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मिल करके आपस में ही कुछ पैसे इकट्ठे करके बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो इसको हम लोग सहकारिता बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पहली बार 1904 में शुरू हुआ था, 1904 में, जब अंग्रेजों ने करवाया था। उसके बाद आप देखोगे आजादी के बाद हम लोगों ने एक बार और रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया था 1965 में। तो यहाँ पे क्या है? सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर एक्ट जो है, अधिनियम जो आया था 1965 में आया था। और ये किसके अंडर में आता है? तो होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर जो अमित शाह, ठीक है बच्चों, होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ठीक है, अमित शाह। इसलिए बता रहा हूं मैं बच्चों कि होम मिनिस्टर आप लोग जानते हो अमित शाह को। और ये मंत्रालय कौन सा है? तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, याद रखना, कौन सा मंत्रालय है? तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, ठीक है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी कि सहकारिता मंत्रालय है, ठीक है बच्चों। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। उसके हेड कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि भाई साहब, हम दो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। एक योजना कौन सी है? युवा संस्कार, युवा युवा सहकार। युवा सहकार क्या होगा? युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इनको लोन दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और युवाओं को सहकारिता के लिए है ना, कि 25-30 युवा मिल करके आपस में एक बिजनेस खोल लें, तो 25-30 लोगों को तो जॉब मिल गई, 25-30 लोगों को तो रोजगार मिल गया ना जनाब। तो इसलिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। और दूसरा आप लोग देखोगे, स्वयं शक्ति सहकार स्कीम, ये महिलाओं को, और महिलाओं कौन सी? स्वयं सहायता समूह वाली, स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, याद रखना, स्वयं शक्ति सहकार स्कीम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो दो स्कीम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो एनसीडीसी युवाओं की उद्यमशीलता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार योजनाओं को लागू करता है, जिसकी घोषणा राज्यसभा में सहयोग मंत्री यानी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने की, जो सहकारी जीविकोपार्जन को मजबूत बनाती है। यानी कि जो सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर जॉब दे रही है, हमें रोजी रोटी दे रही है, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यूएस यानी कि अमेरिका ने अप्रूव किया बाल्टिक सिक्योरिटी एड, यानी कि अमेरिका ने बाल्टिक सुरक्षा सहायता को मजबूत किया। अब देखिए, बाल्टिक नेशंस कौन से होते हैं, ठीक है, बाल्टिक बाल्टिक देश यानी कि बाल्टिक राष्ट्र कौन से होते हैं। अब देखिए, बाल्टिक राष्ट्र में आप लोगों को तीन राष्ट्र मिलेंगे, ठीक है बच्चों, तीन राष्ट्र आप लोगों को मिलेंगे। पहला आप लोग देखोगे इस्टोनिया, इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया। उसके बाद आप देखोगे लिथुआना, ठीक है, लिथुआना, ठीक है, लिथुआना। उसके बाद आप लोग देखोगे, ठीक है, ये हो गया इस्टोनिया, हो गया लिथुआना, हो गया। इसके बाद आप लोग देखोगे लातविया, ठीक है बच्चों, लातविया, ठीक है, लातविया, ठीक है बच्चों, लातविया। तो ये तीन देश आप लोगों को किसमें मिलेंगे? कि तीन देश, आप लातविया तीन देश को बाल्टिक नेशन बोलते हैं, और ये नाटो के मेंबर भी हैं, नाटो के मेंबर भी हैं, याद रखना, तीनों के तीनों देश नाटो के मेंबर भी हैं। अब ये तीनों के तीनों देश जो है ना भाई साहब, रशिया और बेलारूस के बिल्कुल पास में है, रशिया और बेलारूस के बिल्कुल पास में है, बेलारूस के बिल्कुल पास में है। अब यूएस को यानी कि नाटो को डर इस बात का है कि कहीं रशिया इन पे अटैक करके, और कहीं यहाँ पे मिलिट्री बेस ना बना ले, एयरफोर्स बेस ना बना ले। इसलिए नाटो के मेंबर होने के नाते यूएस ने इन लोगों को $200 बिलियन, 200 याद रखना, $200 मिलियन हेल्प देने की बात की है। और
$200 मिलियन याद रखना बच्चों। किसके लिए? तो सिक्योरिटी के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए देने के लिए बात किया गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो रक्षा 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 अराजपत्रित निधि अधिनियम के तहत, और याद रखना एक एक्ट आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेंस एप्रोप्रिएशन एक्ट। डिफेंस एप्रोप्रिएशन एक्ट, डिफेंस एप्रोप्रिएशन एक्ट, एप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है बच्चों, प्रिएशन एक्ट। डिफेंस एप्रोप्रिएशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए इनको $200 मिलियन दिया जा रहा है। किन देशों को? तो बाल्टिक राष्ट्रों को, जो कि इस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ठीक है, ये 3 देशों को दिया जा रहा है। तो रक्षा अराजपत्रित निधि अधिनियम यानी कि डिफेंस एप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत अमेरिका अपनी 838.7 बिलियन की बजट, ये जो डिफेंस बजट है अमेरिका का, याद रखना, ठीक है, बजट सीमा के भीतर इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को $200 मिलियन को मंजूर किया है, जिससे नाटो सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और अनुच्छेद 4 ढांचे के तहत परामर्श को मजबूती मिली। अब अनुच्छेद 4 क्या होता है? नाटो का जो आर्टिकल 4 होता है ना, ये बताता है कि अगर नाटो के किसी मेंबर को किसी देश से खतरा है तो वो जा करके हेल्प मांग सकता है, ठीक है बच्चों, हेल्प मांग सकता है, ये आर्टिकल 4 कहता है। और आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि अगर अटैक हो गया किसी एक मेंबर पे, ठीक है, एक मेंबर पे अटैक हो गया, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? हम लोग मान लेंगे कि सभी मेंबर पे अटैक हो गया, सभी पर अटैक हो गया, हम लोग ये बात मान के चलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो ये बाल्टिक नेशंस को $200 मिलियन यूएस ने देने को वादा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने गोपालन एमपी गवर्नमेंट ने गौपालन योजना शुरू किया है लाडली बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए। आप सभी को पता है लाडली बहना, ठीक है बच्चों, लाडली बहना जो योजना है ना, लाडली बहना योजना जो है, इसमें कितना? ₹1500 देने की बात की गई थी सभी लाडली बहनों को, ठीक है, सभी लाडली बहनों को, याद रखना, बहनों को, जिसकी जो मैक्सिमम उम्र थी ना 60 साल थी, मैक्सिमम उम्र जो थी, एज थी, जो 60 साल है, ठीक है, 60 साल है। अभी देखिए एमपी गवर्नमेंट ने एक गौपालन योजना निकाली है। कौन सी? गौपालन योजना निकाली है, गौपालन योजना निकाली है। अब इस गौपालन योजना में क्या होगा? एमपी गवर्नमेंट इन महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख रुपए किस लिए? ताकि ये लोग गाय खरीद सके, गाय खरीद सकें, ठीक है बच्चों, गाय खरीद सकेंगी 1 लाख रुपए से। अब 1 लाख रुपए इनको लोन के तौर पर ही दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसमें इनको 40% की सब्सिडी दे दी जाएगी। 40% की क्या दे दी जाएगी? सब्सिडी दे दी जाएगी, यानी कि इनको लौटाना कितना है? तो 60,000 रुपए ही लौटाने हैं। और वो भी 60,000 रुपए किससे लौटेंगे? जो ये 1500 रुपए मिल रहे हैं ना लाडली बहनाओं को, इधर से 1500 रुपए आएंगे लाडली बहनाओं के अकाउंट में, और उधर से उनकी किस्त कट जाएगी। ये उनकी किस्त के रूप में काट लिया जाएगा, यानी कि ये 100% सुरक्षित भी हो गया। तो सरकार ने क्या दावा किया है कि भैया सरकार गारंटी ले रही है इस योजना की, गौपालन योजना में 1 लाख रुपए हमारी बहनों को दिया जाए। और गारंटी कौन लेगा उन बहनों का? तो सरकार लेने वाली है। सरकार लेगी भाई साहब, क्योंकि सरकार को पता है कि 1500 रुपए इस अकाउंट में जाएंगे, इधर घुसे और इधर कट, पैसे कट जाएंगे। तो एक तरीके से 1500 रुपए से ही किस्त भरेंगी हमारी ये बहनें, या फिर यूं कह लीजिए कि सरकार इनडायरेक्टली 1 लाख रुपए का जो पूरा लोन है वो भरने वाली है। और इसलिए किया जा रहा है ताकि अभी दूध के उत्पादन में, अभी एमपी ने एक लक्ष्य रखा है मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का एमपी ने एक लक्ष्य रखा है, ठीक है बच्चों, ऑफ इंडिया बनने का एमपी ने एक लक्ष्य रखा हुआ है। और ये लक्ष्य के लिए दूध के उत्पादन बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूध के उत्पादन को लाडली बहना योजना से जोड़ दिया गया एमपी के द्वारा। ये एक बेहतरीन कदम है कि भैया औरतों को, हमारी बहनों को, माताओं को दिक्कत नहीं होगी किस्त भरने में, और वो एक एक गाय का दूध निकाल के अपनी रोजी रोटी भी चला सकती हैं, और बेच के बहुत ज्यादा फायदा भी कमा सकती हैं। 1500 रुपए से तो कहीं ज्यादा फायदा कमा सकती हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार नई गौपालन योजना की योजना बना रही है, जिसमें लाडली बहन लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक का समर्थन मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण, दूध उत्पादन में वृद्धि और भारत के दूध राजधानी बनने का लक्ष्य शामिल है। यानी कि मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया एमपी बनना चाहता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मौद्रिक नीतियां। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीतियां अनाउंस कर दी है। मौद्रिक नीतियों में हम लोग डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट कैसा होगा, रिवर्स रेपो रेट कैसा होगा, या बैंक रेट कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं।
और ये डिसाइड होता है जैसे कि मान लीजिए रेपो हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया यानी रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट हो गया, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे कि बैंक रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। ये सभी के सभी आप लोग देखोगे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, महंगाई की को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें आप देखोगे कि हर 3 महीने में एक मीटिंग बैठती है, हर 3 महीने में एक मीटिंग बैठती है, तो फरवरी वाली बैठ गई है और इसने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या क्या डिसाइड करेंगे। अब इसने डिसाइड किया है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने उनकी 59th मीटिंग में, कौन सी मीटिंग है ये, तो इनकी 59th मीटिंग में आप लोग देखोगे जो कि हुआ है 4 से 6 फरवरी के बीच में, यानी कि 4 से 6 फरवरी कल खत्म हो गया है। अब देखो इसके चेयरमैनशिप किसकी है, संजय मल्होत्रा जी की है, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। इन्होंने रेपो रेट पे कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि 5.25% का रेपो रेट रहा है। बैंक रेट पर देखोगे आप लोग यहाँ पे 5.50% का बैंक रेट रखा गया है। और ग्रोथ जो पिछले साल की रही है ना 2024 25-26 की 7.4% की ग्रोथ रही है। और आप देखोगे आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट है 6.9% से लेकर के 7.7% के बीच में ग्रोथ रखी गई है। फॉर कितना, और इन्फ्लेशन कितना रखा गया है, 0.7 से लेकर के 1.3% तक, ठीक है बच्चों। यानी कि ये एक एस्टिमेशन दिया गया है, इसके आधार पर हम लोगों ने रेपो रेट और बैंक रेट को डिसाइड किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी 59वीं बैठक में, जो कि 4 से 6 फरवरी 2026 को हुई है, उसके अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में हुई। रेपो रेट 5.25%, बैंक रेट 5.50% रखी गई। 2025-26 के लिए 7.4% का ग्रोथ देखा गया, यानी कि हमारे जीडीपी में वृद्धि देखी गई। और उसके बाद देखोगे 26-27 के लिए जो ग्रोथ रेट है 6.9% से 7% की देखी जा रही है। और मुद्रास्फीति जो आने वाले समय में 0.7% से 1.3% की देखी जा रही है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को पता होनी चाहिए। अभी देखिए, केंद्र ने नागालैंड में फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण, फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण समझौता किया है, यानी कि नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, एनटीए, ठीक है, याद रखना। नागालैंड याद है, एफटी फ्रंटायर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, यानी कि FONTA, याद रखना FONTA, FONTA की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियर पॉइंट। तो नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है बच्चों, याद रखना, नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे ना काफी टाइम से ना कुछ ज्यादा मतलब लोग खुश नहीं थे। ईस्टर्न पार्ट है, लोग खुश नहीं थे, और जब वो लोग खुश नहीं थे तो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो हमारी केंद्र सरकार ने बोला देखो बच्चों, अलग मांग तो हम दे नहीं सकते। और केंद्र सरकार में आप लोग देखो अमित शाह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, अमित शाह बैठे हुए, तो अमित शाह ने कहा कि देखो अलग राज्य नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आपके उस क्षेत्र के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक अलग क्षेत्र दे देंगे, उसमें आपका नियम कानून चलेगा। यानी कि नागालैंड से आप अलग नियम बना सकते हो, नागालैंड से अलग आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, प्रशासन आपका होगा, शासन आपका होगा, ये जरूर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, यार तो इसके लिए यहाँ पे मान गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईएनपीओ, ये कौन से लोग हैं जो कि इस रीजन के हैं। तो आप देखो केंद्र सरकार और नागालैंड गवर्नमेंट और ये ईएनपीओ, ठीक है, ईएनपीओ के लोगों ने मिलकर के बैठक की दिल्ली में और बातचीत की कि भैया क्या किया जाए। क्लियर पॉइंट देखना। अब इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण, यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, एक समझौता साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें आप देखोगे कि 26 ऐसे सब्जेक्ट 46 ऐसे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिपार्टमेंट, यानी कि 46 जो डिपार्टमेंट्स हैं इन पे अधिकार दे दिया गया है, किसका,
ईस्टर्न नागालैंड का अधिकार दे दिया गया है कि भाई 46 डिपार्टमेंट पे आप डिसीजन ले सकते हो। और यहां पर एक आर्टिकल आता है हमारे संविधान का 371 का ए, ये बताता है कि सर अगर कोई राज्य में स्पेशल दर्जा दिया जाए किसी क्षेत्र को, तो क्या हमारे पूरे राज्य की जो कल्चर वल्चर है वो भी टूट जाएगा? नहीं बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 371 ए कहता है कि नहीं, जो कल्चर है वो सेम रहेगा, जो हमारे रीति रिवाज है वो सेम रहेगा, उनका कोई बंटवारा नहीं होगा। यानी कि आप अपना रख रखाव करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कल्चर थोड़ी बांट दोगे यार, भाषा वाषा थोड़ी कर दोगे, इधर का लोग ये बोलेगा, इधर का ये बोलेगा, इधर का लोग ये कल्चर करेगा, उधर का लोग ये कल्चर करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। और आप देखोगे अमित शाह से किसने मुलाकात किया है, तो नाइफ्यू रियो कौन है, तो चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। तो ये ओवरऑल जो आप लोग देख रहे हो बच्चों, तमाम तरीके के न्यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। इसी तरीके को अपनी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।